ठीक है। तो पिछले टर्म पे बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो आज भी हमारा टॉपिक वही रहेगा, AR MR। ठीक, यानी रेवेन्यू कर्व। हम सिंपल किसकी बात करेंगे? रेवेन्यू कर्व या आगम वक्र। ठीक, तो पिछले टर्म पे बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि इन रेवेन्यू कर्व कैसे दिखाई देते हैं, ये इनकी शेप क्या होती है। ठीक है ना, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेवेन्यू कर्व की शेप क्या होती है। नॉर्मली या तो वो ऐसे सीधे होते हैं, AR, ठीक है, बराबर MR, यानी अगर वो सीधा होगा तो AR और MR एक से होंगे। और या फिर क्या होता है, वो होते हैं किस तरीके से, यहाँ पे हम रखेंगे उत्पादन और इस अक्ष पे रखेंगे हम रेवेन्यूज यानी आगम। ठीक है, रेवेन्यूज, रेवेन्यू। ठीक, रेवेन्यू और आउटपुट। तो या तो इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के कब होते हैं? जब मार्केट में वस्तु की कीमत फिक्स होती है। ठीक है, अब जब मार्केट फिक्स कॉस्ट की बात नहीं है, वस्तु की कीमत। ठीक, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है और बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग खरीदने वाले होते हैं जब चीज़ों को, तो उस स्थिति में क्या होता है कि चीज़ का रेट डिसाइड हो जाता है कि ये इतने रेट के ऊपर बिकेगी। ठीक है, वो रेट कहाँ से डिसाइड होता है? चीज़ की टोटल मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितनी है, यानी जहाँ पे उसके डिमांड और सप्लाई कर्व काटेंगे वहीं पर ये डिसाइड हो जाएगा कि वस्तु की OP रेट के ऊपर OQ सप्लाई की जाएगी और OQ ही डिमांड की जाएगी। लेकिन जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो ये OQ डिमांड इतनी होती है, ठीक है ना, कि ऐसे समझ लो कि हज़ारों लाखों सेलर्स होते हैं और हज़ारों लाखों उसके बायर्स होते हैं। तो इसमें से कोई भी एक सेलर या कोई भी एक बायर, ठीक है, वो वस्तु के रेट को प्रभावित नहीं कर सकता। एक बार जब वस्तु का रेट यहाँ से तय हो गया कि डिमांड और सप्लाई से, कि मार्केट में चीनी मान लो कि बिकेगी 3,000 रुपये कुंटल, जैसे मार्केट में एक रेट आ गया कि 3,000 रुपये कुंटल चीनी बिकेगी। ठीक है, तो अब वो पूरे मार्केट में 3,000 रुपये किलो ही बिकेगी। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाओगे वो 3,000 रुपये में ही बिकेगी। ठीक है, तो इस रेट को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। मान लो कोई आदमी ये सोचता है कि मैं इस रेट से ऊपर बेचूं, तो इतने सारे बायर्स हैं और इतने सारे बेचने वाले हैं कि अगर ये 3,001 रुपया कर देगा तब भी इस पे खरीदने वाला कोई नहीं आएगा। ठीक है, और अगर ये सोचे कि मैं साहब 2,990 रुपये पे बेचूं, 10 रुपये के लॉस से बेचूं, तो क्या होगा? इसकी बिक तो सारी चीनी तुरंत जाएगी। ठीक है, जैसे चींटियां दौड़ पड़ती है ना चारों तरफ से, ऐसे ही, क्योंकि कस्टमर को सब मालूम है। जब परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है तो क्या है कि कस्टमर ऑल एम्पावर्ड विद द, जिसको कहना चाहिए सूचनाओं से वो लैस होते हैं। ठीक है, उनको पूरे मार्केट की परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। जो परफेक्ट कंपटीशन का है उसका ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है उन्हें। तो जैसे उनको ये सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन लगे कि यहाँ चीनी यहाँ 2,990 की बिक रही है, तो उसके पास इतने ज़्यादा बायर्स आएंगे कि उसको एकदम से सप्लाई करना भारी पड़ जाएगा और जितनी चीनी उसके पास होगी वो बिक जाएगी तुरंत ही। लेकिन इस स्थिति में क्या है, वो 10 रुपये घाटे में उठेगा हर कुंटल पर। ठीक है, तो मुझे घाटा उठाने की ज़रूरत क्या है? अगर मुझे मालूम है कि दूसरे वाले की भी 3,000 बिक रही है और तो मैं अपनी 3,000 से कम क्यों बेचूंगा? ठीक है, जनरल क्या होता है कि हम दूसरे के बराबर बेचेंगे, दूसरे से ज़्यादा बेचेंगे।
हम उससे कम क्यों बेचेंगे अगर हमें ये मालूम हो कि हमें भी यही रेट आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसी मूर्खता जो है कोई भी नहीं करेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में जब रेवेन्यू फिक्स होता है तो क्या होता है, जो AR होता है वही MR भी होता है। तो इसीलिए वहाँ पे लाइन इस तरीके की दिखाई पड़ती है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब हम एक इम्परफेक्ट कंडीशन में होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि बायर भी कम होते हैं और सेलर भी कम होते हैं। अगर बायर ज़्यादा मात्रा में चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उन्हें वस्तु की ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, और सेलर अगर ज़्यादा मात्रा में चीज़ बेचना चाहते हैं तो उन्हें वस्तु की कीमत कम करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई की शक्तियाँ वहाँ भी काम करती हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि रेट एकदम से फिक्स हो। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि AR और MR कर्व के शेप्स किस तरीके से होंगे, इस तरीके से, ये AR कर्व होगा और ये MR कर्व होगा। तो ये कल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, रिवीजन के लिए मैंने बता दिया कि इस तरीके से AR कर्व और MR कर्व आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात आएगी, मोनोपोली की बात आएगी, या ओलिगोपोली की बात आएगी, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात आएगी, तो आपको इस तरीके के AR और MR कर्व देखने को मिलेंगे। और जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात होगी या परफेक्ट कंपटीशन की बात होगी तो आपको ये वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कल के टॉपिक से अपने। कल मैंने एक चीज़ और बताई थी, वो फिर बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि बताया क्या था। ठीक है, कल ये बताया था कि ये जो AR कर्व होता है, ये मान लो इसका MR कर्व है और ये AR कर्व है। ठीक है ना, तो Y अक्ष पे हम कोई भी कीमत रखें, जैसे मान लो हमने रख ली यहाँ पे OP कीमत रख ली, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ये दूरी और ये दूरी एग्जैक्ट बराबर होगी। ठीक है ना, और ये कल हमने जो है वो सिद्ध करके भी देखा था कि क्यों ऐसा क्यों होता है, ये दूरी और ये दूरी एक दूसरे के बराबर रहेगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि मतलब, और एक चीज़ कि AR MR कर्व जो है वो क्लोज होगा AR की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब इसका ढाल ज़्यादा है, इसका ढाल कम है। ठीक है, इससे ऊपर में तो कम होगी, इससे ऊपर सब जगह यही होगा, सब जगह चाहे कोई भी लोगे ये डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस यहाँ दिख नहीं रही है बराबर, लेकिन ये बराबर होंगे। मतलब AR MR कर्व दोनों इस तरीके से आएंगे कि Y अक्ष से MR की जो AR की दूरी है वो MR की दूरी की दुगनी होगी। कब? जबकि ये लाइनें सीधी रेखाएं हैं, जबकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इनके स्ट्रेट लाइन होने मतलब क्या है कि उसकी जो डिमांड कर्व है, जो डिमांड की रेखा है वो भी एक सीधी रेखा है। ठीक है, जब वस्तु की डिमांड की रेखा बिल्कुल एक सीधी रेखा होगी ऐसे करके, तभी इस तरीके के कर्व जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आमतौर पे हम मान लेते हैं कि इसी तरीके की रेखा है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, डिमांड थोड़ी सी कर्वी लीनियर होती है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कीमत के ऊंचे स्तरों पर, ठीक है, डिमांड कुछ और टाइप की होती है, और जैसे कीमत का स्तर नीचे किया तो डिमांड जो है कुछ मतलब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। यानी जब कर्वी लीनियर होते हैं डिमांड के कर्व, तो वहाँ पे ये इस तरीके के कर्व नहीं होंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ चलते चलते। मान लो कि अगर आपका डिमांड कर्व इस तरीके का है, ठीक है ना, ये डिमांड कर्व है, अगर इस तरीके का डिमांड कर्व होगा तो क्या होगा, किसी भी बिंदु के ऊपर आधा कहाँ पे पड़ता है इसका, जैसे मान लो ये 5 है और ये 5 है, ये दूरी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है ना,
तो आधा यहाँ पे पड़ा, तब एम आर कहाँ पे आएगा इसका, एम आर इस 5 के पॉइंट के थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, यानी एम आर इस तरीके से आएगा। अगर ये इस तरीके का होगा रेवेन्यू कर्व, ठीक है ना, अगर ये कर्वी लीनियर रेवेन्यू कर्व होगा तो क्या होगा, एम आर कर्व जो है थोड़ा सा इसकी ओर झुका हुआ होगा। और अगर जो है इसका उल्टा होगा, यानी ये इस तरीके का कर्व हो, तो क्या होगा, ये जो आधी डिस्टेंस है, ये जो आधी डिस्टेंस है ये इससे थोड़ा इधर की ओर होगा, ये होगा एम आर का, समझ रहे हो ना। तो आधी डिस्टेंस पे तभी होगा जब वो सीधी रेखाएं होंगी। अगर ये ए आर कर्व और ए आर कर्व जो है वो कर्वी लीनियर है और इस तरीके से स्लोप कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये आधे से ज़्यादा पॉइंट के दूरी पे निकलेगा वहाँ से। और इसी तरीके से अगर ये इस तरीके से स्लोप कर रहा है, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, तो क्या होगा, ये आधे से कम पे होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग फिर और ज़्यादा वो हो जाओगे, ठीक। इसका मतलब ये है, सिंपली इसका मतलब ये है कि इसका ढाल देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प है और नीचे आकर के इसका ढाल जो है वो मतलब कम होता है। और जब इस तरीके का होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इसमें क्या होता है, इसमें शुरू में इसका ढाल जो है वो कम शार्प है और बाद में इसका ढाल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू के बढ़ने के साथ जरा, यानी ये वस्तु ऐसी है जिसमें अगर हम सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो शुरू में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर हैं, इधर बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को, ये वस्तु का डिमांड कर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि शुरू में जैसे आप कीमत आप 1 यूनिट बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, ये 10 यूनिट है, आप 1 लॉट और सेल करना चाहते हैं, तो आपको कीमत कितनी गिरानी पड़ी, इतनी। लेकिन इसके आगे अगर आप 1 यूनिट सेल करना चाहते हैं तो आपको कीमत कितनी गिरानी पड़ी, इतनी। और इसके आगे अगर आप 1 यूनिट सेल करना चाहते हैं तो आपको कीमत और भी ज़्यादा गिरानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये कैसी वस्तु है, ये लोचदार वस्तु है, इसकी लोच जो है वो 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और लोच 1 से ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपको इसकी ज़्यादा सेल करने के लिए इसकी कीमत में ज़्यादा वेरिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये इसकी लोच 1 से कम होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये मैंने एक बता दिया, हालांकि ये आपके उस इतना खास मतलब का नहीं, ना ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन बता दिया आपको ये है क्या, ठीक है। अब एक रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा है, वो रिलेशनशिप है कि AR और MR, ठीक, इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है, ठीक है। इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, ठीक। तो इनका संबंध जो है वो किससे पता चलता है, MR जो होती है वो AR, मतलब AR होती है पहले, ऐसे समझो, ठीक है। या जो AR है, AR क्या है, वस्तु की मिलने वाली औसत कीमत, ठीक है ना। हमें क्या है, हमें एक शेड्यूल दिया हुआ है कि हम इतने रेट पे वस्तु बेचेंगे तो हमारी बिक्री इतनी होगी, इतने रेट पे बेचेंगे तो हमारी बिक्री इतनी होगी, इतने रेट पे बेचेंगे तो हमारी बिक्री इतनी होगी। यानी हमको क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है और सेल दे रखी है, यही तो, ठीक है ना। तो इसमें ये प्राइस क्या है, ये है AR, ठीक है, और ये सेल क्या है, ये आपका
जो भी है आउटपुट कह लीजिए, सेल पैक कह लीजिए, ठीक है। और इससे हम क्या निकालते हैं, MR। हमें AR मालूम होता है क्योंकि हमें डिमांड शेड्यूल मालूम है। हमें मालूम है कि मार्केट में ये चीज़ अगर हम इतने रेट की बेचेंगे तो हम इतनी बेच पाएंगे, अगर इससे रेट ज़्यादा करेंगे तो हमारी ये चीज़ इतनी बिक जाएगी या इतनी तरीके से बढ़ेगी। या आम तौर पे क्या होता है, जैसे दिवाली का मौसम आता है या दशहरे का मौसम आता है तो क्या होता है, पटाखों के रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, लोगों को मालूम है कि हम इस रेट के ऊपर भी ज़्यादा सेल कर सकते हैं, उनको डिमांड शेड्यूल मालूम होता है, समझ रहे हो ना। तो उनको मालूम है कि हम किस रेट पे कितनी चीज़ बेच सकते हैं, तो वो उसी हिसाब से रेट को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो हमें आमतौर पे मालूम क्या होता है, डिमांड शेड्यूल, जिसमें होता है सिर्फ AR और आपकी सेल, ठीक। MR जो होता है वो उससे ड्राइव किया जाता है, उससे निकाला जाता है, ठीक है ना। MR जो है वो क्या है, एक तरीके से डिराइव्ड है, ठीक। हम उसको उससे काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि MR डिपेंड करेगा AR के ऊपर, ठीक है ना। AR अगर जो है वो तेजी से कम होगा तो MR उससे ज़्यादा तेजी से कम होगा, AR बढ़ेगा तो MR उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। अब हम ज़रा एक कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं जिसे हम कहते हैं मांग की लोच, ठीक है। मांग की लोच, जरा कोई बच्चा मुझे ये बताए मांग की लोच, ठीक है। हमें मांग की लोच पहले होती क्या है, किसी बच्चे को याद है, बताओ। प्राइस में कितना वेरिएशन आता है, सही कह रहा है ये, सही से बताओ क्या होती है मांग की लोच, है दो चीजें चेंज होती हैं, ठीक है ना। प्राइस में वेरिएशन होता है, इसके फलस्वरूप क्या चीज चेंज होती है, डिमांड, ठीक है ना। प्राइस में चेंज होता है, प्राइस में चेंज होता है, ठीक। ये डेल्टा P चेंज हुआ तो Q जो था वो डेल्टा Q बढ़ गया या डेल्टा Q घट गया, ठीक है। यानी किसी वस्तु की कीमत बदलती है तो उसकी वजह से उसकी मांग में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो मांग की लोच क्या है, सिंपली कि ठीक है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यही तो है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस डिमांडेड, ठीक है। यही तो होती है कि कुछ और होती है, अगर कुछ और होती है तो वो बताओ। प्रोपोर्शनल चेंज इन, ठीक, प्राइस, यानी वस्तु का प्राइस जब बदलता है, ठीक है। मान लो वस्तु का प्राइस 20% बदला और इसकी डिमांड में 30% का बदलाव हुआ तो एलास्टिसिटी कितनी होगी, 1.5, ठीक है। 1.5 हुई ना, 30 को 20 से भाग दिया, कितना हुआ, 1.5 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की डिमांड वस्तु में प्राइस की तुलना में 1.5 बदल रही है, ठीक है ना। वस्तु में जो है वस्तु का 1.5 चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यानी जितना वस्तु का प्राइस बदल रहा है उसकी तुलना में डिमांड जो है उसमें 50% ज़्यादा चेंज हो रहा है, ऐसे मान लो, ठीक। तो ये थोड़ा सा वो कराना जरूरी था, ठीक है। इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक। अब हम इसको जरा वहाँ पे देखते हैं, उसी जगह पर। इसको नापने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है, ये एक डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व DD, ठीक है।
मैं इसके अलग अलग बिंदुओं के ऊपर इस इलास्टिसिटी को नापना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा? एक फार्मूला बताया था मैंने, अगर याद हो तो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे इस बिंदु के ऊपर नापना, मान लो इस बिंदु पे नापना कि इस बिंदु के ऊपर इलास्टिसिटी कितनी है, ठीक है। ये मान लिया आर बिंदु है, तो मैं कैसे निकालता हूं? इसकी लंबाई को नाप लेता हूं, आर डी, ठीक है। आर डी को नाप लेता हूं और इसे डिवाइड किससे करता हूं? इस वाली लंबाई से, ठीक। आर डी बटे आर डी, अगर मैं इसे चूंकि मैंने डी डी रख दिया नाम, ठीक है, तो आर डी डैश बटे आर डी, ठीक है। इस तरीके से मैं नाप सकता हूं इसको। इसके बीचों बीच में कितनी होगी? यहां पे, जहां पे आधे आधे होंगे, दोनों बराबर होंगे, कितनी होगी? जहां पे ये भी मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से के बराबर में है, तो कितनी हो गई? 10 बटे 10, कितना हुआ? 10 को 10 से भाग करें, कितनी आ गई? 1। बीच में कितनी होती है? 1, ठीक है। ऊपर की ओर चले, मान लो इसके आधे पे चल दिए, अब ये ऊपर का हिस्सा रह गया 5 और नीचे का हिस्सा हो गया 15, ठीक है। तो कितनी हो गई? नीचे का हिस्सा बटे ऊपर का हिस्सा 3। तो इस हिस्से में कितनी होगी? 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा है, 3 1 से ज्यादा है नहीं, तो इसके ऊपर के हिस्से में चलोगे तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। जितना हिस्सा ये कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? नीचे जिससे आप भाग दे रहे हैं वो संख्या छोटी होती जा रही है, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? ये वाला नीचे वाला हिस्सा छोटा होता जा रहा, और जब ये नीचे वाला हिस्सा छोटा होता जाएगा, ऊपर वाला बड़ा होता जाएगा, तो कुल कितना आएगा? 1 से ज़्यादा, ठीक। ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इस रीजन में अगर बात करोगे तो इलास्टिसिटी कितनी होती है? ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है इलास्टिसिटी? मान लो ये 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे क्या है? ऊपर का हिस्सा 0 है, ठीक है ना। तो 20 बटे 0 कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी होती है? इनफाइनाइट। यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी होती है? यहाँ पे 1 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है। मान लो ये अगर 5 है तो ये ऊपर वाला 15 हो गया, तो ये हो गया 5 बटे 15, तो कितना हो गया? 0.3, ठीक है ना। तो ये लेस देन 1 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा कितना है? 0, ठीक। ऊपर वाला कितना हो गया? 20, ठीक। तो 0 बटे 20 बराबर कितना हुआ? 0। तो यहाँ पे कितनी हो गई? 0। यानी इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको हमने क्या बताया था? ये क्या तरीका है? पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी में जो कोई डिमांड कर्व होता है तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है? बीच में होती है E बराबर 1, इधर की ओर होती है E ग्रेटर देन 1, नीचे की ओर होती है E लेस देन 1, यहाँ पे होती है E बराबर 0, और यहाँ होती E बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब अगर हमें ये नापना हो कि, मिटा दूं ना, ठीक है, मिटा दूं, देखो ऐसा है, तुम लोगों को दिखाई पड़ता जो मैं लिखता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं होती? अगर दिखाई ना पड़े तो तुम लोग इधर की ओर बैठ सकते हो, ठीक है ना, तो तुम्हें दिखाई भी पड़ेगा साफ। तो ये बेटा इस तरीके से है, ठीक। अब क्या है, मैं इस संबंध को लागू करता हूं, क्योंकि डिमांड कर्व भी हमारा एक तरीके से एवरेज रेवेन्यू कर्व है, तो हम वहां पे AR और AMR की रिलेशनशिप पता करेंगे कि है क्या, ठीक है। मिटाल दूं?
ये मान लिया मैंने, ये है उत्पादन और ये है हमारे आगम, ठीक है, रेवेन्यू या आगम। आगम इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें हिंदी में बताइए, तो अगर हिंदी में आगम समझ में आता तो ये है आगम, ठीक है। अब क्या है, इसका एक AR कर्व होगा, ठीक, मान लिया ये इसका AR कर्व है और एक इसका MR कर्व होगा, ठीक। थोड़ा सा इसे क्लोज खींच लो यार, ठीक। ये इसका है AR कर्व और ये इसका है MR कर्व, ठीक। मान लीजिए इसको अगर हम पीछे की ओर मिला दें यूं करके, तो इस पे जाहिर सी बात है यहां पे होगी एक, ठीक है। इलास्टिसिटी कहाँ कितनी होगी, एक, यहां पे <1, यहां पे <1, ठीक है। तो इस तरीके से इसके हर एक पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूं। मान लीजिए फर्म कितना उत्पादन कर रही है, OQ, ठीक है। ये फर्म का उत्पादन है, ठीक। इस OQ उत्पादन के ऊपर फर्म वस्तु को कितनी कीमत में बेच रही है, ये पता चलेगा किससे, AR कर्व से, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू फर्म को कितना मिल रहा है, यानी फर्म वस्तु को कितनी कीमत पे बेच रही है, तो कितनी कीमत पे बेच रही है, इतनी, जितना बड़ा ये डंडा है, ठीक है ना। मान लिया ये क्या है, OP मान लिया, ठीक है। OP कीमत के ऊपर इसको बेच रहे हैं। और इसके ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिल रहा है फर्म को, यहां पर OP डैश। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सेब या संतरे वाला सेब बेच के गया, तो आखिरी किलो बेचा 20 रुपये में, ठीक। तो ये MR आखिरी किलो का कितना है, 20 रुपया, लेकिन एवरेज कितना है, 60 रुपया, ठीक। तो इसको AR मतलब MR के आधार पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिलेगा, ये जो OQ कर्व है, ये मतलब OQ से लाइन उठाएंगे तो इसको यहाँ पे काटेगा, ठीक। तो इसको कितना रेवेन्यू मिलेगा, OP डैश, ठीक। चलो अब मान लो हम इस बिंदु का नाम रख लेते हैं R, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम D और इसका नाम हम रख लेते हैं D डैश, ठीक। ये पॉइंट है हमारा D डैश, ठीक है ना। D डैश हमारा क्या है, मांग वक्र कह लीजिए या रेवेन्यू कर्व बोल लीजिए। तो इसके इस बिंदु के ऊपर, R बिंदु के ऊपर, ठीक है, इलास्टिसिटी कितनी हुई, निचला हिस्सा बटे ऊपर का हिस्सा, RD डैश बटे RD, ठीक। ये हुई, ठीक है।
यहाँ पे चलो हम इस लाइन को खींचे ही रहने देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, वरना बार बार कंफ्यूज करोगे। मान लो हमने यहाँ पे दो त्रिभुज बना लिए, ठीक। इस त्रिभुज का हमने नाम रखा क्यू, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ है, जरा किताब देना बेटा एक मिनट। ये जो है यहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं तो हम सीधे सीधे निकालेंगे आर डी डैश बटे आर डी, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पे हमको इलास्टिसिटी चाहिए हो तो अब आप यहाँ पे इसको हम पॉइंट दे देते हैं आर एच, इसको, ठीक है। हमने इस पॉइंट का नाम रख लिया आर एच, ठीक। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं एच। अब देखो ये दो त्रिभुज हैं बेटा, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? बराबर है ना, ठीक। इसमें क्या है, ये इसके बराबर है, ठीक है। और क्या है, मतलब ये इसके बराबर है, ये समकोण है, इसमें ये समकोण है, और ये इसके बराबर है, ठीक है। ये जो है वो इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जब त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज। मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज हैं, जैसे एक ये बड़ा त्रिभुज है और अभी हमने मान लिया एक बिल्कुल इसके जैसा छोटा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें विशेषता क्या होती है, इसके तीनों एंगल बराबर हैं। थोड़ा सा गणित में ले जा रहा हूँ, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो गणित पढ़ी होगी ना, है ना। तीनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब ये एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा होगा, यानी ये बटे ये अगर हम निकालें तो क्या आएगा, ये बटे ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बटे ये, ठीक, बराबर होगा ये बटे ये, ठीक है। यानी इसमें जो है इसका भुजाओं का अनुपात, ठीक है, वो बराबर रहेगा। ये साला मैं ही भूल गया हूँ लग रहा कल मैंने देखा था, बराबर रहेगा ना, ये अनुपात जो है वो बराबर रहेगा, ठीक। अब एक चीज मिस कर रहा हूं, चलो छोड़ो इसको, मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन मैं आपको कल बताता हूँ। इसमें जो फार्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा रेवेन्यू, ठीक है ना, यानी ए आर बराबर है किसके, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ठीक है।
एम बराबर ए आर बराबर है यहाँ पे एम ई बटे ई माइनस 1, ठीक है ना। ये एक रिलेशनशिप है बेटा, ये रिलेशनशिप, बैठ जाओ जरा बैठ जाओ, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप क्या बताती है कि ये आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, ठीक, ये डिपेंड करता है मार्जिनल रेवेन्यू और एलास्टिसिटी के ऊपर, ठीक है ना। एलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड ये करता है और इसके एलास्टिसिटी से रिलेशन है। अगर हम इसको एम आर निकालना चाहें तो एम आर बराबर क्या हो गया, ए आर ई माइनस 1 बटे ई, ऐसे कर सकते हैं या कभी कभी इसे हम ऐसे करके लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है। ई से भाग करो, ई से कट गया 1, माइनस 1 अपॉन ई। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो एलास्टिसिटी है, ठीक है, ये एलास्टिसिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस ए आर से एम आर को निकालने में। अगर हमें एम आर मालूम हो और हमें एलास्टिसिटी मालूम हो कि उस पॉइंट के ऊपर उस कर्व की एलास्टिसिटी कितनी है, तो हम ये सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें एम आर कितना कितना होगा। यानी इस एम आर कर्व को निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो पहली चीज़ की क्या है, पहली चीज़ ये है कि आपका ए आर कर्व, ठीक, इसके डिफरेंट पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसके ऊपर ई की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए जैसे ई की वैल्यू है 2.5, ठीक है ना, ई की वैल्यू 2.5 है और यहाँ पे ए आर की वैल्यू क्या है, यानी ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 50 है तो हम कैसे निकालेंगे, ए आर की रख लेंगे 50, 1 माइनस 1 अपॉन 2.5, ठीक है। 2.5 से भाग करो 1 को, कितना हुआ, 2.5 से 1 को डिवाइड करो, ऐसे कर लो, 50, 2.5 माइनस 1 अपॉन 2.5, यानी 50 गुणा 1.5 बटे 2.5, ठीक है। 5 तियाँ 15, 5 25, 5 ढाई 50 और 10 दूनी 20। यानी इसका मतलब अगर जो है ए आर 50 है उस पॉइंट पे, तो एम आर कितना है 20। आप सीधे निकाल सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर ये एम आर कितना होगा। यहाँ पे आपने रखा 20, इसको यहाँ से लाइन खींची मिला दी है, ये आपका एम आर कर्व, ठीक है ना। तो ये जो इलास्टिसिटी होती है, जो फर्म जिस प्रोडक्ट को बेच रही है, ठीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इलास्टिसिटी फर्म की ताकत को तय करती है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, देख लेना, तुमको मिलेगा ये पूरा पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। देखो, अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो इसका डेरिवेशन में देखो आपको क्या है, ये एक बन रहा है ऊपर, ठीक है ना, और एक बन रहा है नीचे, ये वाला नीचे बन रहा है ना, ठीक है। अब इससे आप देखो आर डी डैश बटे आर क्यू, यानी आर डी डैश बटे क्यू आर, क्यू आर कह लो या आर क्यू कह लो, ठीक है, बराबर किसके होगा, आर डी बटे ये वाला, भाई ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ठीक है ना, रेशियो। तो ये कितना हो गया, आर डी डैश बटे आर क्यू बराबर होगा डी आर बटे पी डी, ठीक है ना, डी आर बटे पी डी। ये डी आर है
और बटे PD। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, इस PD को हम इसके बराबर भी मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे थे, एंगल बराबर। ये दोनों इस तरीके के थे। ये कल हम लोगों ने सिद्ध किया था इसको कि ये इस तरीके के त्रिभुज हैं ये दोनों, और इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। कल हमने क्या सिद्ध किया था कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और ये इसके बराबर है। ये कल मैंने बताया था, कल ये प्रूफ करके बताया था, ये इसके बराबर है। ठीक, इसका मतलब ये जो है किसके बराबर है, इसके। ठीक, तो इसका मतलब ये DP बराबर किसके हो गया, RH के। तो ये DP बराबर किसके हो गया, RH। ठीक है ना, तो DR बटे RH। ठीक, अब देखो तुम्हारे पास क्या रिलेशन आ गई, RD डैश बटे RQ बराबर किसके है, RD या DR बटे RH, यही तो है। अब आपने क्या किया, नीचे का हिस्सा RD डैश बटे RD निकालना है आपको। एलास्टिसिटी निकालनी ना, कितनी है हमें निकालनी है एलास्टिसिटी। ठीक है ना, तो ये कैसे निकलेगी, ये देखो ये रिलेशनशिप दिख रही है, इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा के नीचे ले आएंगे, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। गणित में हम लोग करते हैं ना भाई, मान लो A बटे B बराबर है C बटे D, तो इसका क्या मतलब है, A बटे C बराबर है B बटे D। ऐसे होता है नहीं होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको उठा के नीचे ले गए, इसको उठा के ऊपर ले गए, तब भी रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, RD डैश बटे RD बराबर क्या हुआ, RQ डैश बटे RH। ठीक है, सॉरी RQ डैश नहीं है, RQ है। ठीक है ना, हाँ, DR और RD में कोई अंतर थोड़ी है, चाहे आप उसे DR बोलें चाहे आप RD बोलें, DP बराबर DP RD कह लो इसे। नीचे आगे वाले का। अरे ये दोनों एक ही हैं, DR कह लो या RD कह लो। ठीक है ना, रेखा के नाम हैं, चाहे रेखा BA कह लो चाहे AB कह लो, नाम एक ही रहेगा। ठीक है ना, डिस्टेंस है वो, मेनली दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ठीक, तो अब क्या है, आप यहां तक पहुंच गए। अब इसका मतलब क्या है, ये RQ क्या है, RQ क्या है, ये RQ क्या है, ये फर्म को मिलने वाला एवरेज रेवेन्यू नहीं है, ये क्या है, फर्म को मिलने वाला है एवरेज रेवेन्यू ना, यही तो है भाई। ये आपका AR है, ये इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पे एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, यही तो मिल रहा है, समझ रहे हो ना। या आप इसको ऐसे कह लीजिए कि ये मिल रहा है, तो ये और ये तो बराबर ही है ना, ये मिल रहा है ये मिल रहा है, चाहे कैसे बोल लो उसको। तो ये क्या है, ये है आपका एवरेज रेवेन्यू। नहीं आए तो सर, ये DP अपॉन RH होना चाहिए सर। कहाँ, फिर से बताओ कहाँ पे क्या क्या, लास्ट पे DR लिखा है और DP अपॉन RH होना चाहिए लास्ट। ये DR, अच्छा ये PD होना चाहिए, यही कह रहे हो ना। ये RH कहाँ से आया, अरे ये एक बराबर है ना, ये इसके बराबर होगा। हाँ, यहाँ पे DP अपॉन RH होना चाहिए, DP अपॉन RH। अरे तुम खुद कंफ्यूज हो गए, आप तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, फिर से देखो, ये RD डैश बटे RQ। ठीक है ना, RD डैश क्या है, ये RD डैश बटे RQ। ठीक, बराबर किसके होगा, DR बटे DP। यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक, अब मैंने इस DP की जगह पे लिख दिया कि ये और ये बराबर हैं, तो इसकी जगह पे लिख दिया मैंने RH। तो
यहाँ पे लास्ट वाला जो देखिए, हाँ यहाँ पे डीपी होगा, डीआर यहाँ पे डीपी। आप वही तो बता रहे सर। अरे डीपी क्यों होगा यार, डीपी तो ये पड़ा है, ये डीपी पड़ा है। इस पॉइंट का नाम है पी। सर यहाँ हाँ। पे आपने देखो पहले ये वाला ट्रायंगल ठीक। लिया, फिर बाद में ये वाला लिया, हाँ। ये वाला जैसे दो आ गए सर, ठीक है, फिर लास्ट में ये दो ट्रायंगल हो गए। हाँ अब ये लास्ट में 2 ट्रायंगल हाँ, है। तो सर आपने पहले क्या लिया यहाँ पे, डीआर और पीडी लिया, हाँ। तो डीआर और पीडी, तो ठीक है। तो सर एक राइट एंगल वाली साइड हो गई हाँ। और एक हाइपोटेन्यूज वाली हो गई, तो इसे सर यहाँ पर भी एक हाइपोटेन्यूज वाली होनी चाहिए और एक राइट एंगल वाली होनी चाहिए साइड। तो ये है तो सही। हाँ सही है सर, देखिए तो सर राइट एंगल वाली हो जाएगी यहाँ पे RH। चलो अच्छा ऐसा है, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा ये सही है, ठीक है। पहले तो ये दिमाग में रख के बैठो वहाँ पे, ये सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी बात का भी जवाब दूंगा। जब ये बंद हो जाएगा तो तुम्हारी इस बात का ही जवाब दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आओ पहले, ठीक। ये क्या है, आर डी डैश बटे आर डी बराबर क्या आ रहा है, आर क्यू बटे आर एच, ठीक है ना, आर क्यू बटे आर एच। अब आर क्यू क्या है, ये है आपका ए आर, ए आर। और आर एच क्या है, आर एच क्या है, अगर ये ए आर है, ठीक है, और ये एम आर है, तो इस ए आर में से एम आर का डिफरेंस ही तो है आर एच, ठीक है ना। ये डिफरेंस है भाई, ऐसे समझो, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। हमें यह निकालना है कि यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक कितनी है, 3। कैसे निकाला, 10 - 7, ऐसे ही तो निकाला। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए आर बटे ए आर माइनस एम आर। अब ये क्या है, ये है आपकी इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो ये इलास्टिसिटी कितने बराबर हो गई, ई बराबर हो गया ए आर बटे ए आर माइनस एम आर, ठीक। यही रिलेशनशिप हमें चाहिए बस, ठीक है ना, यही हमारी रिलेशन है। अब आप इसको वैसे करके निकाल लो, ई बराबर है ई इंटू ए आर, ठीक है, माइनस ई इंटू एम आर बराबर हो गया ए आर के। अब अगर आपको ए आर निकालना है, ठीक है ना, ए आर निकालना, तो आप क्या करोगे, ई इंटू ए आर माइनस ए आर बराबर है ई इंटू एम आर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ई माइनस 1 इंटू ए आर बराबर है एम आर इंटू ई, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए आर बराबर है ई बटे ई माइनस 1 इंटू एम आर। तो यही तो रिलेशनशिप चाहिए हमें। अगर ये गलत होता तो ये कैसे निकल आती, अगर वो चीज गलत होती ये चीज यहां सही कैसे पहुंचते, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ये हो रहे हो बेटा, कि देखो यहां पे सिंपल आप ऐसे सोचिए कि मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। फिर से देखो, मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं बेटा, एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब इसकी 2 ये बटे ये, ठीक, बराबर है ये बटे ये, ठीक। और ये जो छोटा है ये वाला, इसको मैं जानता हूं कि ये इसके बराबर है, तो उस छोटे की जगह मैंने ये वाला रख दिया, समझ रहे हो ना। यानी आर डी डैश बटे आर क्यू, आर डी डैश बटे आर क्यू, ठीक है ना, आर डी डैश बटे सॉरी आर क्यू, ये ठीक है ना, ये बटे ये बराबर किसके होगा, ये बटे ये, ठीक है ना। उन्हीं 2 साइड का रेशियो तो लोगे, हाइपोटेनस और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, और
हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, इस डीपी को रख दिया इसके बराबर, ये रख दिया, ठीक है ना। ये जो है डी आर की जगह पे, ये डी आर को नहीं बदला हमने, ये डी आर ऐसे का ऐसे ही है, इसको थोड़ी चेंज किया डी आर को। डी आर तो ये है ना बेटा, डी आर को तुम फिर कंफ्यूज हो रहे हो। अरे मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि ये है आपका डी आर और ये है आपका पी डी और ये हो गया आर डी डैश, ठीक है। आर डी डैश बटे ये बराबर ये बटे ये, यहां तक कोई दिक्कत है? मैं इसको डी आर डी कह देता हूं। अब कोई दिक्कत है? अरे इधर वाले में दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब ये आर डी है, इसको भी आर डी बोल दो। अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है? मैंने डी आर को आर डी लिखा, कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, अब क्या प्रॉब्लम? तुम ये कह रही हो अब तो यही है ना, ये पी डी की जगह पे आर एच कहां से आ गया? हाँ भाई ये समझो, ये आर डी है, चाहे इसे आर डी लिख लो चाहे डी आर लिख लो, बात एक ही है। हमने ऐसे ऊपर वाले को तो छेड़ा ही नहीं, हमने किसको बदला? नीचे वाले को चेंज किया, आर डी को हमने उसके आर एच से रिप्लेस किया, समझ रहे हो ना। ऊपर वाले को हमने कुछ नहीं किया है, ऊपर है। बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात का आंसर करूंगा, बोलो तुम। अभी तुम्हें कोई दिक्कत है? बताओ हैं क्या कर, अब बताओ क्या कंफ्यूजन है, बोलो। चलो तुम बताओ, अब बताओ तुम्हें क्या कंफ्यूजन है। हाँ अब फिर बताओ, चलो ठीक है। सर आपने पहले मतलब ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला लिया, हाँ ठीक है। और सर जब ये वाला इसके है तो सर ये वाला भी सर मतलब ये वाला है तो फिर इसके हो जाएगा सर, उसी हिसाब से काम में किया है सर। देखो अभी नहीं, ठीक है ठीक। अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा ट्रायंगल, अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ये, ठीक, और एक ट्रायंगल ये, ऐसे समझो, तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ये वाला, ये ट्रायंगल है, ठीक है। हम इन्हीं दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन दो ट्रायंगल से ये रिलेशन आ गया, ठीक है। आर डी डैश बटे आर एच बराबर ये बटे ये आ गया, ठीक। अब तुम क्या कह रहे हो इसके आगे? अब तुम ये कह रहे हो कि हाँ इसके बाद वाला, ठीक है। इनके अनुसार यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, लेकिन आपने लिखी हुई है वाली चीज़, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, मतलब ऐसा कोई पॉइंट हो मान लो यहाँ पे। ये पकड़ो, बताओ इसमें होना क्या चाहिए। चलो अब नहीं बताओ नहीं, हाँ अब तुम मुझे ये थोड़ा सा बताओ कि मतलब तुम क्या कह रहे हो, मैं थोड़ा समझ जाऊँ उसको, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल बनाओ, ठीक है। जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक हमें भी समझ में नहीं आएगा ना आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ठीक है HRE, हाँ ठीक है। अब इसका मालूम रेशियो लेना है, जैसे RD अपान RH, हाँ तो DP अपान RD अपान PD, ठीक है। तो RD अपान PD तो RD और PD, मतलब ये वाली साइड ही हो, ये वाली, ठीक है। इसके हिसाब से ये वाली आनी चाहिए, G अपान HE अपॉन HR,
ठीक है, अब मैं तुम्हारी बात समझ गया, लाओ ठीक है, बैठ जाओ तुम। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छेड़ता हूँ, अब मैं इनकी बात समझाता हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक, यहाँ पे क्या बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, जब हम इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पे है ना, इसी पॉइंट पे हैं ये, ठीक है ना, ये हुआ और ठीक, हमने क्या किया, हमने ये बटे ये इसका रेशियो लिया, ठीक है ना, और इसके रेशियो को हमने कहा कि ये रेशियो बराबर है किसके, ये बटे ये। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि साहब ये बटे ये रेशियो बराबर होना चाहिए ये बटे ये या ये बटे ये, यही तो कहने की कोशिश कर रहे हो, है ना। यानी आप ये कह रहे हो ये वाला रेशियो तो ठीक है, ये तो ठीक है, आप ये कह रहे हो, लेकिन ये रेशियो गड़बड़ है, ठीक है ना। अब आप ये कह रहे हो कि इसकी जगह पे ये इसलिए नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमारे जो दो वो हैं त्रिभुज जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है, इस और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, मैं वही तो कह रहा हूं, ये इस रेशियो के बराबर नहीं होगा, ठीक, और ना ये इसके बराबर होगा, ना ये इस रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। ये जो दो अंदर के ट्रायंगल्स हैं, ये इनसे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं हमारे, जो अंडर कंपैरिजन जो ट्रायंगल हैं, वो सिर्फ ये दो ट्रायंगल हैं बड़े वाले, ठीक है। हमारा क्या है, हमारे सिर्फ दो बड़े ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम इसकी लेंथ को, इस लेंथ को, ठीक है ना, आप इससे रिप्लेस कर दे रहे हो, बस आप समझ रहे हो ना, आप इस लेंथ को इससे आप रिप्लेस कर दिया। ये दोनों रेशियो समान नहीं होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बटे ये बराबर होगा, ये बटे ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, और इसका ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। अगर इसका एंगल ये थीटा है तो ये थीटा नहीं है, ये होगा थीटा डैश, और अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल आर नहीं होगा, ये होगा आर डैश, कोई और एंगल होगा ये, समझ रहे हो ना। तो जब वो एंगल एक जैसे नहीं है, वो समरूप नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो जैसे एक एंगल है, एक है ये है जिसकी 45 डिग्री है, ठीक, और ये भी 45 डिग्री है, और ये है 90 डिग्री, और एक एंगल है ये है 60 डिग्री और 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो क्या ये समरूप हैं, क्या ये समरूप हैं? तो क्या इसमें ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये के? नहीं होगा ना। आपका कंफ्यूजन ये है कि आप बात तो बड़े की कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन उसके जो समरूप एंगल को देखने की कोशिश कर रहे हो, वो इस वाले को देखने की कोशिश कर रहे हो, ये वाले को, समझ लो। ये इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। अब बात आई समझ में कि अब भी नहीं आई? अब भी नहीं आई तो अब भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना। सिंपली क्या करना है, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, और फिर इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद हमने वो इलास्टिसिटी वाला फार्मूला जो उसे ड्राइव कर लिया, ठीक है ना। और उस इलास्टिसिटी वाले फार्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे रेवेन्यू कर्व की अगर हमें इलास्टिसिटी मालूम हो तो हम उसके डिफरेंट इलास्टिसिटी के पॉइंट के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और है बेटा कि इलास्टिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है।
टाइम हो रहा है? चलो अब 5 मिनट और, जब इतना पढ़ लिया तो 5 मिनट और, ठीक है? 5 मिनट और, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही इसको ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो क्या होगा, ये जो बेटा फार्मूला आपका रहता है MR/AR 1 - 1/E, ठीक है ना? यही तो है फार्मूला। ये फार्मूला बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये इलास्टिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इलास्टिसिटी क्या है? इस इलास्टिसिटी से ही जो 1/E होता है, ठीक है, ये 1/E को हम क्या कहते हैं? ये जो एकाधिकार है उसकी शक्ति का ये माप भी है, एकाधिकारी की शक्ति का माप है ये। यानी मैं कोई चीज बेच रहा हूं, ठीक है, और उसकी प्राइस इलास्टिसिटी 0 है या बेलोच है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जैसे कैंसर है, समझ रहे ना? कैंसर की ड्रग्स हैं। अब कैंसर की ड्रग क्या है? जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो चाहे कितना ही हाई प्राइस क्यों ना हो वो लेगा, समझ रहे हो ना? तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर एक ही कंपनी हो दुनिया भर में जो कैंसर की ड्रग बनाती हो, तो वो एक गोली के बदले में पूरी पृथ्वी के बराबर रेवेन्यू की आपसे मांग कर सकती है। मतलब वो आपका जितना कुछ है, अगर आपको मौत से बचना है तो आप वो ये कहे कि आप सब कुछ दीजिए अपना, तो आप सब कुछ भी देने को विवश होंगे। तैयार होंगे या नहीं होंगे वो बात अलग है, लेकिन मजबूरी होगी आपकी कि आप सब कुछ दें। तो अगर मैं कोई चीज़ ऐसी बेच रहा हूँ जिसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है, जैसे नमक है, ठीक है, जो बेलोच चीज़ें कही जाती हैं, जिन्हें आप जिनके कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर उन्हें बनाने वाले कुछ ही लोग हैं तो उनकी ताकत जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है? तो जो भी प्रोडक्ट है अगर उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो वहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है उसकी पावर या फर्म की पावर जो है वो बढ़ी हुई होती है। तो इलास्टिसिटी जितनी 1 से कम होगी, समझ रहे हो ना, तो उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो है इसका इन्वर्स होता है, ठीक। तो इसीलिए इलास्टिसिटी का कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। इस इलास्टिसिटी के कंसेप्ट के आधार पे आप मार्केट को डिवाइड करते हो कि ये परफेक्ट मार्केट है, ठीक है, ये जो है वो कैसा मार्केट है, मोनोपोली है, और ये इम्परफेक्ट मार्केट है। तो जहाँ पे इलास्टिसिटी कम होगी और चीज़ कुछ ही लोगों के हाथ में होंगी तो वो उसका मनमाना प्राइस जो है वसूलने की कोशिश करेंगे। और अगर चीज़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा है यानी उसकी कीमत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लोग कीमत के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं, तो क्या होगा, वो ज़रा सा भी अगर रेट को ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगा तो उसकी तुलना में डिमांड में होने वाले वेरिएशन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो सेलर है उसकी पावर जो है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। और जितनी ये इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा ये मतलब इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा AR और MR का डिफरेंस भी रहेगा। तो इसलिए ये इलास्टिसिटी जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट वो माना जाता है। अब मैं और थोड़ा जाऊं लेकिन आप लोग तैयार नहीं हैं। एक इलास्टिसिटी में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कोई बात नहीं, बीच बीच में आउट ऑफ फोकस होता रहता ना, आ रही ना सही। जैसे क्या होता है कि एक डिमांड कर्व है, अभी थोड़ा इलास्टिसिटी पे ही और बता रहा हूँ। जैसे 2 डिमांड कर्व हैं, बिल्कुल सीधे सीधे हैं, ठीक है। तो ये बात बताओ
कि इनके इन दो पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी एक बराबर होगी या कम होगी? बताओ। अगर हम एक कीमत रखें, एक बराबर होगी या कम होगी? है? चलो ठीक है, ये आपके कल के लिए है, इसे पढ़ के आना और सोच के आप बताना मुझे, ठीक है? तो आज इतना पर्याप्त है आपका। 1 मिनट बंद मत करो, कल बेटा हम इसका थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी से बंद कर दीजिए।